जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उसको एक जगह हम देख लेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची को हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित विषय को हम देखेंगे और ये आता है क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। कौन कौन सी अनुसूची है भाई? प्रथम अनुसूची। ऐसे 10 अनुसूची बनाई गई है। जैसे बुक पढ़ते हैं उसमें चैप्टर पढ़ाया जाता है, वैसे ही कुछ कुछ ये अनुसूची टाइप का है। जैसे कोई भी बुक पढ़ते हैं 12 चैप्टर हुआ, उसमें एक यूनिट, मतलब पूरी बुक में, एक यूनिट नहीं कहेंगे, पूरी बुक में। तो ऐसे ही 12 अनुसूची बनाई गई है। अलग अलग अनुसूची में अलग अलग संबंधित विषय रखे गए हैं, अलग अलग आर्टिकल रखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक अनुसूची में शुरू से लेकर लास्ट तक आर्टिकल होगा। जैसे मतलब कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि संविधान को 12 भागों में बांट के शुरू में कुछ पार्ट काट के निकाल दिया गया, अनुसूची बना दिया गया। नहीं, 12 अनुसूची बनाया गया जिसमें हो सकता है किसी एक अनुसूची का विषय शुरू में भी हो, शुरू के आर्टिकल में, लास्ट के आर्टिकल में, या बीच के आर्टिकल में भी हो। किसी दूसरे अनुसूची का विषय फिर अलग हो। ये सीरियल वाइज नहीं है। कहने का मतलब है कि अलग अलग आर्टिकल को मिला के अनुसूची बना दी गई है, एक सेट तैयार किया गया है, कहने का मतलब है। जैसे प्रथम अनुसूची में 1 से 4 तक के सारे अनुच्छेद आते हैं। इसमें राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र, साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं होती हैं। तो प्रथम अनुसूची में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1, 2, 3, 4। दूसरी अनुसूची में कौन से आर्टिकल आते हैं? अब देखिए 1, 2, 3, 4 के बाद दूसरी अनुसूची में 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ऐसा नहीं है। यहाँ दूसरी अनुसूची में एक सेट तैयार हो गया कुछ आर्टिकल्स का, उसको डाल दिया सेकंड शेड्यूल में। इसको शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें देखिए यहाँ 4 से खत्म हुआ था, तो जरूरी नहीं कि 5 से स्टार्ट हो गया। यहाँ 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221, इतने आर्टिकल का एक सेट तैयार किया गया। अब उसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं, और उसको डाल दिया गया सेकंड अनुसूची में। मतलब कहने का मतलब है सेकंड अनुसूची में जितने भी विषय हैं पूरे संविधान से, उसको निकाल के डाल दिया गया। कौन कौन से भाई? भत्ते और विशेषाधिकार से रिलेटेड। विशेषाधिकार किसकी बात और भत्ते किसकी बात करेंगे यहाँ हम लोग? तो राष्ट्रपति जी के भत्ते और विशेषाधिकार की बात करेंगे। वहीं राष्ट्रपति जी की जब बात होगी सेंटर में, वहीं स्टेट में राज्यपाल जी की भी बात होगी। यहाँ तो राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार। तो राष्ट्रपति अगर मालूम है तो, अगर याद नहीं भी रहा तो सेकंड अनुसूची में अगर राष्ट्रपति याद रहा तो राज्यपाल को डाल सकते हैं। अगर किसी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय है तो उसमें अपने आप उच्च न्यायालय को डाल देंगे। अगर संसद है तो अपने आप विधानसभा को डाल देंगे। और हम पॉलिटी पढ़ेंगे भी ऐसे ही, एक साइड राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, साथ ही साथ राज्यपाल को पढ़ेंगे, एक साइड संसद को पढ़ेंगे, साथ ही साथ विधानसभा को पढ़ेंगे, ताकि एक साथ याद होता है। ये नहीं कि पूरा संसद पढ़ लिए, राष्ट्रपति पढ़ लिए, पूरा सेंटर की एक जगह और स्टेट का एक जगह। ऐसे करने से कन्फ्यूजन होता है। जब आप कोरिलेट करेंगे तो याद होगी ज़्यादा चीज़ें, लॉन्ग टर्म तक, ज़्यादा समय तक। ठीक है, अधिक समय तक याद करने का ये ट्रिक है कि याद कर लीजिए, सेंटर जहां होगा वहीं स्टेट होगा अनुसूची में। और जब पढ़ेंगे भी तो सेंटर की शक्तियां देखेंगे, बगल में स्टेट की शक्तियां देख लेंगे। ठीक है, तो वैसा ही पढ़ा जाता है, नहीं तो याद नहीं होती हैं चीज़ें। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष। अब यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष होगा तो कहीं ना कहीं इसी में आगे चल के लिखा होगा विधानसभा के भी अध्यक्ष। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों लोगों की, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में हम संसद में पढ़ाएंगे। जब संसद पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, अभी खाली ये विषय जान लीजिए कौन कौन से विषय को कौन सी अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। देखिए यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं लिखा गया है, राज्यसभा के सभापति, क्योंकि उनका जो भी वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है। ये अलग बात है कि वो उपराष्ट्रपति का भी काम करते हैं और जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति के तौर पे भी अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी कंडीशन होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मतलब यहाँ राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है यहाँ। अब विधानसभा, यहाँ हम लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पढ़ लिए तो अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब विधानसभा भी इसी में होगा, क्योंकि सबके विशेषाधिकार और भत्ते शक्तियाँ एक जगह दे दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। विधान परिषद, जैसे राज्यसभा की बात करेंगे तो तुरंत विधान परिषद में आ जाएंगे। विधान परिषद स्टेट लेवल पे, हालांकि शक्तियां बहुत कम होती है विधान परिषद की, राज्यसभा के कंपेरिजन में बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आ गया, इसका मतलब स्टेट लेवल पे उच्च न्यायालय आ ही जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो भी आ जाएंगे इसी में। साथ ही साथ नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कैग का
भी इसी में भत्ते और विशेष अधिकार शामिल होते हैं। अब क्या होता है, तो संवैधानिक बॉडी जब पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे बताया जाएगा कि संवैधानिक कौन कौन से पार्ट होते हैं, संविधान में कौन कौन से संस्थाएं होती हैं जो संवैधानिक है, उसमें पढ़ाई जाएगी। कैग को, यूपीएससी को, इलेक्शन कमीशन को, इस सबको पढ़ाई जाएगी। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, इसमें क्या होता है 75, 84, 99 ये सो हो गया। ये बताता है शपथ और प्रतिज्ञान की। इसमें कौन से होंगे, संघ के मंत्री, सांसद, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसी में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सबके बारे में ये बात करता है। अब जब ये सेंटर लेवल पे संघ के राज्य मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु सदस्य और ये क्या नाम है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करता है, तो स्टेट लेवल पे अब इसका उल्टा कर दिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कीजिए, विधानसभा के सदस्य की बात कर दीजिए, तो ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। तो आदि लिख दिया गया है, मतलब स्टेट लेवल पर भी आप अपने आप से शामिल कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स दिए हुए हैं स्टेट लेवल पर जो भी होते हैं। उसके बाद चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, इसमें क्या होता है आर्टिकल 4, आर्टिकल 80। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 को चौथी अनुसूची में रखा गया है। इसमें विषय होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, कैसे सीटों का आवंटन करेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उसको रखा गया है चौथी अनुसूची में। तो एग्जाम में पूछे कि चौथी अनुसूची में कौन से विषय रखे गए हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची में क्या रखा गया है, 244 आर्टिकल के तहत रखा गया है। इसमें होता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ काफ़ी हद तक राष्ट्रपति जी को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है ये अनुसूचित क्षेत्रों में अगर शांति बनाए रखना है और उनको शांति बनाए रखना है तो प्रशासन का अधिकार उनके हाथों में देना पड़ेगा। ऐसे में कुछ विशेष व्यवस्था की गई है, इसके तहत वहाँ पे पाँचवीं शेड्यूल में उनको डाल दिया गया और छठी शेड्यूल में कुछ और क्षेत्रों को डाला जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाँचवीं और छठी शेड्यूल, खासकर छठी शेड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है क्यों, क्योंकि ये वनरेबल सेक्शन है, जनजाति है, वहाँ स्थिरता बनी रहेगी, तभी तो लोकतंत्र सुचारू रूप से काम करेगा। तो इसके लिए पाँचवीं अनुसूची को आर्टिकल 244 के तहत और छठी अनुसूची को आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 के तहत रखा गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को रखा गया है। याद करने का तरीका है ATM में मनी नहीं है। ATM में A से हो जाएगा असम, T से हो जाएगा त्रिपुरा, M से हो गया मेघालय, ATM में मनी MM 2 बार M करना है। तो असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, MM हो गया 2, और मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ATM याद रखिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मेघालय होगा कि मणिपुर होगा, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो कुल मिला के MM 3 शब्द है। मतलब हमारे जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उसमें 3 राज्य ऐसे हैं जो M से शुरू होते हैं, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। अब क्या है कि मणिपुर नहीं है इसमें, क्योंकि इस ATM में मनी नहीं है। तो मणिपुर को हटा के दोनों M को इंक्लूड कर लिए प्लस AT को इंक्लूड कर लिए, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, लेकिन मणिपुर को नहीं, मणि नहीं है उसमें। ठीक है, याद करने का तरीका है, छोटा सा ट्रिक है ताकि याद हो जाए, काफ़ी पूछा जाता है ये। ठीक है, तो पढ़ाया जाए पाँचवीं और छठी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ बता दिया जा रहा है ताकि शेड्यूल याद हो जाए। ठीक है, सातवीं अनुसूची क्या होता है भाई कि देखिए नया नया राज्य, नया नया देश बंटवारा हुआ था, तो इसमें क्या था कि इसमें सेंटर को थोड़ा मजबूत बनाया गया, स्टेट को थोड़ा सा कमज़ोर बनाया गया था। हालांकि क्यों, क्योंकि मतलब कोई भी स्टेट सेंटर से छूट के अलग ना हो जाए, तो ऐसे में सेंटर को अधिक सब्जेक्ट दिए गए थे, स्टेट को थोड़े कम, और बाकी के सब्जेक्ट कुछ समावर्ती सूची में डाल दिए गए थे। समावर्ती सूची में डालने का मतलब ये होता है कि उस पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी एक विषय पर जब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना दी तो वैसे विषय में सेंटर का कानून माना जाएगा, ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा, मतलब वही लागू होगा। कहने का मतलब अगर एक ही विषय पर अगर सेंटर स्टेट दोनों कानून बना दी तो सेंटर का कानून ज़्यादा माना जाएगा, पावरफुल उस टाइम। ठीक है, उसके बाद समावर्ती सूची में तो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम तो राज्य हमारे बहुत कमज़ोर थे, जिसकी वजह से सातवीं अनुसूची को डाला गया था, लेकिन सेंटर को अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। राज्यों के पास वित्तीय क्षमता नहीं थी, राज्यों के पास काम करने के भी उतने अच्छे तरीके मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे आज़ाद हुए कई सारे राज्य बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। आज भी अब राज्य पीछे नहीं रहे हैं, राज्यों के पास भी अच्छी खासी क्षमता है। ऐसे में बोला जाता है कि सातवीं अनुसूची के में संशोधन करने की ज़रूरत है और राज्यों को ज़्यादा शक्ति देने की ज़रूरत है, क्योंकि आधुनिक समाज ये बोलने लगा है कि कहीं ना
कहीं विकेंद्रीकरण के सिद्धांत ही एक बेहतरीन लोकतंत्र का जनक हो सकता है। कहने का मतलब है कि विकेंद्रीकरण के सिद्धांत मतलब कि नीचे लेवल पे ज़्यादा पावर देंगे, ऊपर के लेवल पावर कम कीजिए और नीचे के लेवल पे ज़्यादा पावर दीजिए। ऐसे में जब नीचे के लेवल पे ज़्यादा पावर देंगे तो वो अपने आप को सशक्त बना पाएंगे, क्योंकि नीचे का लेवल ही जानता है कि उनके अंदर की, खासकर उसके स्टेट के अंदर की क्या क्या समस्याएं हैं, ये स्टेट को भी अब कुछ पावर दी जाए। है ऊपर से नक्सलाइट समस्या अलग है, वो भी तो सेंटर और स्टेट के बीच में पुलिस व्यवस्था को लेकर उलझ जाते हैं, कई बार सही से हम टेकल नहीं कर पाते हैं इस समस्या को। तो इसके लिए थोड़ा सा समझ डेवलप होने के लिए मैंने बता दिया ताकि मेंस में आंसर अच्छा लिख पाए। ठीक है, 7वीं अनुसूची खूब पूछा जाता है, समझ में आ गया। तो पहले ये आर्टिकल 246 के तहत है संघ। संघ के इसमें मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो 97 सब्जेक्ट थे, अभी 100 हैं। राज्य के मूल रूप से 66 थे, अभी 61 है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, अच्छा पहले ये बता दो, संघ के मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे और अभी 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य के मूल रूप से 66 सब्जेक्ट थे और अभी 61 सब्जेक्ट हैं। ठीक, और समावर्ती सूची के 47 52। कहने का मतलब है कि देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सेंटर अपनी मनमानी कर दी है। कहने का मतलब है कि राज्य के क्षेत्र में राज्य का जो भी व्यवस्था हो गया, जैसे कृषि हो गई, पुलिस व्यवस्था, जैसे राज्य का क्षेत्र जो भी है, शिक्षा, तो इसमें क्या करेगी, राज्य कानून बनाएगी। सेंटर का जो विषय है, जैसे रोजगार राज्य का विषय है तो इसमें राज्य कानून बनाएगी। सेंटर का जो विषय है विदेश में या फिर डिफेंस एरिया में, जो भी सेंटर का सब्जेक्ट है उसमें सेंटर कानून बनाएगी। दोनों लोग के पावर अलग अलग कर दी गई। समावर्ती सूची में कुछ डाल दिया गया कि अगर बैलेंस करना हो कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ कानून हो जिसपे सेंटर को भी जरूरत पड़े, स्टेट को भी जरूरत पड़े, कानून बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर किसी एक सब्जेक्ट पर ही स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना दे तो सेंटर का कानून ज़्यादा पावरफुल होगा। तो कई बार स्टेट बोलते हैं कि आप ही कानून बना दीजिए, क्योंकि समावर्ती सूची हम बना भी देंगे तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन आप ही का कानून पावरफुल हो जाएगा। ऐसे में कभी कभी सेंटर मनमानी भी कर देती है। जैसे रोजगार का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, रोजगार का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट होता है, शिक्षा का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन सेंटर कई बार कानून बना के चली जाती है। कहीं ना कहीं ये संघवाद के ढांचे के विरुद्ध है। संघवाद का ढांचा कहते हैं कि स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है, दोनों लोग मिल के लोकतंत्र को मजबूती से और आगे बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि रोजगार स्टेट का सब्जेक्ट है और शिक्षा भी स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने क्या किया, रोजगार से रिलेटेड मनरेगा अधिनियम लाई, साथ ही साथ किसके, शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाई। तो ऐसे में बोला जाता है कि भाई आप तो अपना सब्जेक्ट देखिए ना, हमारे सब्जेक्ट पे क्यों कानून बना दिए। लेकिन कई बार सेंटर ये काम कर दिया है। अब सेंटर का रुख ये होता है, सेंटर के समर्थक ये बोलते हैं कि भाई राज्य सरकार कई बार विकास के प्रति उदासीन होती है, राज्य सरकार का रवैया थोड़ा सुस्त होता है, राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त नहीं है। हालांकि अलग अलग विषय हो सकते हैं, चर्चा का विषय है, मैंने बता दिया ताकि सोच समझ डेवलप रहे। ठीक है, आगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में इसको, हाँ, ये समावर्ती सूची में पहले 47 थे, देखिए अब बढ़ते बढ़ते 52 हो गए। कहीं ना कहीं समावर्ती सूची में जितने सब्जेक्ट जाएंगे सेंटर को उतना फायदा होगा, इसलिए सेंटर चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट समावर्ती सूची में जाए ताकि हम ही उस पर कानून, अधिक से अधिक सब्जेक्ट पे हम ही कानून बना सकें। ये बात होती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये और ये 65 66 से घट के 61 हो गया और ये 97 से घट के 100 हो गया, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था और इसको भी क्या करना चाहिए था, घटना चाहिए था। इसके सब्जेक्ट कुछ निकाल के इसमें डाल देते और कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो इसमें डाल सकते थे, लेकिन ज़्यादातर इसमें डाल देते, बाकी छोड़ देते। लेकिन उल्टा हो गया, कहीं ना कहीं सेंटर स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची 8वीं 344 है, 351 है। भाषाएं इसमें है, मूल रूप से 14 भाषा थी और आज के टाइम में 22 भाषा है। अब भाषाओं का जब सब्जेक्ट होगा तब भाषा पढ़ाएंगे, बस याद कर लीजिए कि मूल रूप से 14 थी, अभी 22 है। 9वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल 31B मतलब 31 ख शामिल होता है। इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। ठीक, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में बोला जाता था, 9वीं अनुसूची के बारे में काफ़ी विवाद है, उस टाइम जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे कि कई बार इसमें संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो भू सुधार से रिलेटेड इसमें कानून डाले गए हैं। 10वीं अनुसूची 102 और 191 को रखा गया। इसमें दल बदलू कानून 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आई, इसमें दल बदलू कानून को ऐड किया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदलू कानून को ऐड किया गया। कहने का मतलब है कि लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, ऐसे में पार्टी टूट जाती थी, तो एक कानून लगाया गया कि भाई लोग पार्टी छोड़ के ना भागें। क्योंकि सोचिए अगर कोई पार्टी छोड़ के भाग रहा है, कहने का मतलब है कि एक दिन पढ़ाऊंगा लेफ्ट विंग क्या होती है, राइट विंग क्या होती है। लेफ्ट और राइट से विचारधारा डिसाइड होती है कि कौन क्या सोचता है, ठीक है। तो कहें और सेंटर क्या होती है, सेंटर पार्टियां क्या होती है, ये पढ़ाऊंगा एक दिन कहीं।
ठीक है, उसके बाद समझ में आ जाएगा पूरा व्यवस्था। खैर अभी समझा दूं कि अगर कोई ज़िंदगी भर किसी खास पार्टी में रहा और एकाएक अपने आर्थिक हित को साधते हुए किसी दूसरी पार्टी में कूद गया और बोला कि जनता की डिमांड थी और जनता को समझ, मुझे जनता की फिक्र थी, इसलिए किसी दूसरे पार्टी में कूद के चला गया हूं, और फिर अगले साल टिकट नहीं मिला तो किसी दूसरे पार्टी में, क्यों? क्योंकि उसको जनता की फिक्र होती है इसलिए वो चला गया, ऐसा वो बोलता है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि विचारधारा से आज के टाइम में कुछ नहीं होता है, विचारधारा से नहीं होता है, आर्थिक हित से होता है। ठीक है, तो उसका, उस पार्टिकुलर इंसान का आर्थिक हित किसी और पार्टी में था, कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर मिलना या टिकट मिलना, चाहे जो भी हो सकता है, आर्थिक हित किसी और पार्टी में था, इसलिए वो क्या किए कि किसी और पार्टी की तरफ रुख कर लिए। ठीक, तो इसको रोकने के लिए विरोधी दल बदलू कानून आया था। ठीक है, इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? हिस्ट्री में। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा खुल जाएगा। जब भी हम देखते हैं कि देखिए कोई भी व्यवस्था कैसे चलती है, विचारधारा से चलती है, सोच से चलती है इंसान की? नहीं, सोच से नहीं चलती है, आर्थिक हित से चलती है। किसकी आर्थिक हित किधर चिपका हुआ है उससे चलती है। जैसे हमारे देश में जो भी वायसराय आए थे, कोई भी वायसराय उठा लीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, हल्का सा समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी वायसराय आए थे, उनका विचारधारा कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, आर्थिक हित था कि उस मातृ देश को फायदा पहुंचाना जिस मातृ देश के लिए भारत को गुलाम बनाए थे। तो चाहे वो कितना हो अच्छा स्टेप लिए या खराब स्टेप लिए, जैसे रेलवे का स्टेप लिए, रेलवे को बोला जाता है कि हाँ रेलवे आया तो भारत में आधुनिकीकरण हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हो गया, तो रेलवे तो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ, भले अंग्रेज शोषक थे लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं चाहते। अगर उनको वो जानते कि राष्ट्रवाद का उदय हो जाएगा तो रेलवे का विकास नहीं करते, लेकिन उनको जिस मजबूरी, मतलब उनको संसाधनों को लूटने के लिए रेलवे की व्यवस्था की है वो सब, तभी तो अकाल पड़ा, गरीबी बढ़ी। लेकिन अब ये अलग बात है कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई विचार आर्थिक और सामाजिक हित से चलता है, आर्थिक हित से चलता है, कोई सेंटर में बैठी हुई सरकार ये बता नहीं सकती है, ऐसे में बोला जाता है। लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले इस बात को मानने के लिए बोलते हैं कि भाई अब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आज़ादी के बाद लगातार लगातार स्टेट के सब्जेक्ट उल्टा बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि स्टेट स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, तो स्टेट में कुछ सब्जेक्ट दिए गए फलाना फलाना फलाना, तो स्टेट के सब्जेक्ट बढ़ने चाहिए थे, उल्टा ये घट रहे हैं लगातार, घट घट के समावर्ती सूची में चलते जा रहे हैं। लगातार समावर्ती सूची बढ़ रही और स्टेट के सब्जेक्ट घट रहे हैं। साथ ही साथ सेंटर के भी सब्जेक्ट लगातार बढ़ गए, 3 सब्जेक्ट बढ़ गए सेंटर में, और स्टेट के घटते जा रहे हैं। तो ये विकेंद्रीकरण का सिद्धांत नहीं हुआ, क्योंकि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत तब होता है जब स्टेटों के सब्जेक्ट बढ़ते और कहीं ना कहीं सेंटर के घटते, या समवर्ती सूची के तो कम से कम घटते ही। तो समर्थक ये बोलते हैं कि इसमें बदलाव करने चाहिए, क्योंकि अब स्टेट भी काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। अब इसके अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं कि भाई बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाल ही में एन.के. सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया फिक्की के मीटिंग में। उन्होंने बोला कि भाई अब 7वीं अनुसूची को एक बार और देखने की ज़रूरत है, स्टेटों को पावर देने की ज़रूरत है। उन्होंने समर्थन किया। लेकिन अपोज करने वाले क्या बोलते हैं कि आज भी स्टेट विकास के प्रति उदासीन रहते हैं, नई नई योजनाओं को नहीं लागू करते हैं, नवाचार नहीं करते हैं। ये सब सेंटर बोलते हैं, जो सेंटर के समर्थक होते हैं वो बोलते हैं। मतलब सेंटर के समर्थक कहने का मतलब है कि जो चाहते हैं कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, वो ये बात बोलते हैं। लेकिन कुछ भी हो, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि नीति आयोग भी कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत पे काम करती है कि नीचे प्लान बनता है, ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची को लेके थोड़ा सा ये विषय है, चर्चा का विषय है, इसलिए बता दिया। पूरा दिमाग शायद समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। दिमाग खोलने के लिए थोड़ा बता दिया ताकि समझ डेवलप हो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जो चीज़ न्यूज में रहती है वो क्वेश्चन पूछता है, बार बार स्टेट और सेंटर टकराते रहते हैं आपस में। अगर विचारधारा से चलती तो कोई अलग इंसान आता, मतलब अलग वॉइस रह आता, अगर वो अच्छे सोच का है तो सारी अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट करता, लेकिन उसको रहने ही नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी वायसराय आए वो अपनी विचारधारा से नहीं चलेंगे, बल्कि आर्थिक हित से चलेंगे। किसके? मातृ देश के, जो इंग्लैंड में थी और भारत को गुलाम बना के रखी थी, कॉलोनी बना के रखी थी। तो भारत के हित से नहीं चलेंगे, जबकि अपने हित से चलेंगे। ठीक है, विदेश नीति में भी यही अपनाया जाता है। आर्थिक हित जिस देश की हो उसके हिसाब से विदेश नीति तय होती है कई बार। है अफगानिस्तान में हुआ था ना प्रॉब्लम। कुछ देश बोले, कुछ देश नहीं बोले, कुछ देश सपोर्ट में थे। अफगानिस्तान में जो हुआ वो ठीक है, कुछ देश सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि जिस देश का आर्थिक हित अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है वो ये मतलब अफगानिस्तान की पिछली सरकार से जुड़ा हुआ था, वो ये बोल रहे थे कि गलत हुआ। और जिस देश का आर्थिक हित तालिबानों से जुड़ा हुआ है वो बोल रहे थे कि सब सही हुआ। विचारधारा है क्या? कहीं नहीं है।
मानवता कभी कभी दब जाती है, लेकिन मानवता को दबनी नहीं चाहिए क्योंकि एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन खैर विदेश नीति का निर्धारण भी इसी से होता है, आर्थिक हित। 10वीं अनुसूची, हालांकि भारत काफ़ी अच्छा है, भारत जिस देश में जाता है वहाँ अपना हित से देखता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो किसी और कंट्री को भी देखता है। जैसे जहाँ भी, क्योंकि हम गांधी और बुद्ध के देश से तो निकले हैं ना हम, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान में जाए तो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुनिया भर के लगाएंगे, वहाँ स्कूल बनाएंगे, संसद भवन बनाएंगे, डैम बनाएंगे, लोगों को पानी मिला। लेकिन चाइना जाए तो जरूरी नहीं वो काम करेगा। चाइना जाएगा तो हो सकता है अपना हित साधे, वहाँ से माइनिंग करे, अगर कुछ माइनिंग हो रहा है। चाहे म्यांमार को देख लीजिए, हम ही जाएंगे म्यांमार में तो कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन चाइना जाएगा तो वहाँ माइनिंग करेगा। उसको कोई मतलब नहीं कि रोहिंग्या के साथ क्या हो रहा है, उसको बस मतलब है कि अपना माइनिंग आर्थिक हित सधे। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत की ये सॉफ्ट पावर है, काफ़ी मजबूत पावर है। ऐसे ही पूरी दुनिया हो जाए तो शायद शांति बहाल हो जाए पूरी दुनिया में, ठीक। तो 10वीं अनुसूची 112 191 के तहत दल बदलू कानून होता है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत काम किया है, क्योंकि लोगों की विचारधारा रह ही नहीं गई थी, आज भी नहीं, आज भी कूद के जाते हैं। लेकिन इसको जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि बड़े लेवल पे जब पार्टी टूट जाए तो उसको बोलते हैं टूटना, माने बड़े लेवल पे जब गलती की जाए तो वो गलती नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पे गलती की जाए तो गलती है, ये कौन सी बात है। तो इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। इसमें विचारधारा तो है ही नहीं, कहीं विचारधारा लोगों के पास नहीं थी तभी ये लाया गया। आर्थिक हित थे जो एक पार्टी से कूद के दूसरे पार्टी में चले जाते थे, ठीक है। जीत के आई कोई और पार्टी, सरकार बनाई कोई और पार्टी, तो था। अब 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में हम लोग नगर पालिका लाए। किसकी विचारधारा के अनुसार? गांधी जी की विचारधारा के अनुसार। आर्टिकल 40 में हमने रखा भी है डीपीएसपी में। तो गांधी जी ये सोचते थे कि गांव का विकास हो, ऐसे में हम 11वीं अनुसूची लाए। 11वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल 243G पंचायती राज को लाए। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं भाई? 29 विषय हैं। अच्छे लेवल का कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो पूछ दिया जाता है कितने विषय हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और कोई मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जब कुछ बड़ा पूछना हो तो पूछ देते हैं कितने विषय हैं। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया 1992 में। साथ ही साथ एक और संविधान संशोधन अधिनियम आया 74 में, जिसमें 12वीं अनुसूची में डाली गई। उसको क्या किया गया? आर्टिकल 243W नगर पालिका को 18 इसमें विषय रखे गए, नगर पालिका और पंचायत एक ही साथ। तो नगर पालिका को 73वें में और 74वें में रखा गया, उसको पंचायती राज को 73वें में और नगर पालिका को 74वें में रखा गया। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत रखा गया, ठीक। तो यही सब चीज़ें हैं अनुसूचियाँ। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना में देखेंगे एक एक लाइन कि क्या है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम में, क्या प्रस्तावना में दी हुई चीज़ें लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।